Welcome students, I am Avantika from ABS Knowledge Station and today we'll continue the second chapter of class 10th economics sectors of Indian economy. Students, in the previous classes हमने ये देखा था कि कैसे different sectors को हम identify कर सकते हैं और कितनी importance है किस sector की according to the contribution in the country's GDP. All right. और हमने ये भी देखा था कि स्पेसिफिकली अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, पर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा जीडीपी में आउटपुट नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? तो प्रॉब्लम क्या थी बेटा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? दैट हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है. दिख तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, दे आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट ऐसा नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल. ठीक है, तो आज हम पेज 27 से बिगिन करेंगे और हम ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का पता है अब. सो नाउ विल वर्क ऑन द सोल्यूशन. ओके, एंड ये मेन प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट में है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी एम्प्लॉयड हैं ही नहीं. तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, हमने लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर प्लॉट था अनइरिगेटेड लैंड का, ज़्यादा वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट कैन स्पेंड गुड अमाउंट सी टू प्रोवाइड अ लोन. लोन से क्या होगा? दे कैन कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड. अगर अच्छा इरीगेशन होगा देन व्हाट शी कैन डू? शी कैन टेक अ सेकेंड क्रॉप. वीट भी वो ग्रो कर सकती है. ओके, और वो एम्प्लॉयमेंट दूसरे लोगों को भी दे सकती है. ठीक है, अब क्योंकि ज़्यादा क्रॉप्स होंगी तो ज़्यादा हमें लेबर भी चाहिए होगा. ऑल राइट, सो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम देख सकते हैं कि सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी के आने से ही हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. बेटर फैसिलिटीज़ लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट. ऑल राइट, सो अब ये कह रहे हैं कि अगर उसकी ज़्यादा क्रॉप्स लगेंगी तो 2 और मेंबर्स ऑफ द फैमिली अच्छे से एम्प्लॉयड हो सकते हैं. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, दे विल बी प्रॉपरली एम्प्लॉयड. ओके, अब सेकंड एग्जांपल बताया है कि आपको सपोज करना है कि एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है. ओके, एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है और कनाल्स को डिग किया जा रहा है क्योंकि इरिगेशन चाहिए ऐसे फार्म्स को पानी के लिए. ठीक है, तो इससे भी बेटा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही. कैसे होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए हमें लेबर चाहिए होगा, बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज के लिए भी हमें लेबर चाहिए, तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ऑल राइट, तो ये गवर्नमेंट अगर करती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बेशक डिप्लीट कर रहे हैं नेचर को, पर ये नेसेसरी भी हैं अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो. ओके, नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो अब जो आउटपुट है उसको सेल करने के लिए भी इन्हें बेटर मार्केट चाहिए. पहले तो चलिए गांव-गांव के अंदर ही इनका प्रोड्यूस यूज़ होता था. नाउ व्हाट दे वांट? नाउ दे नीड कि पहले से ज़्यादा जो आउटपुट है उसको सेल किया जाए. एंड व्हाट दे विल रिक्वायर फॉर दिस? दे मे रिक्वायर कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो नियर बाय टाउन तक. तो अगर गवर्नमेंट मनी इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बेटर बनाने में, अच्छी रोड्स बनाने में, ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर्स लक्ष्मी जैसे अच्छा खासा वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने ही एग्रीकल्चर में. ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीकल्चर में है वो पुअर ही होगा. ऑल राइट, और एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आ रही हैं तो सिर्फ लक्ष्मी को या लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं. ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी, ट्रेड के लिए भी, है ना. जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको भी ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे, ज़्यादा काम मिलेगा. ऑल राइट, तो अब हमने क्या देखा कि लक्ष्मी की जो ज़रूरत थी वो सिर्फ पानी पे डिपेंड नहीं थी कि चलो इरिगेशन मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा. लैंड को कल्टीवेट करने के लिए शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, पंप सेट वगैरह. ठीक है, तो अगर वो गरीब किसान है ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना ईजी नहीं होता. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मनी बोरो करनी पड़ेगी मनी लैंडर से. ठीक है, और एक हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा इनफॉर्मल सोर्सेज से अगर हम लोन लेते हैं ना, इनफॉर्मल सोर्स मतलब
एक तो बैंक से लेते हैं, और अगर हम रिलेटिव से या साहूकार से उनसे लोन लेते हैं तो ज़्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट ही वो चार्ज करते हैं। तो अगर पहले ही वो गरीब है और वो अगर हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेगी तो फिर उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए क्या रिक्वायरमेंट है, दैट लोकल बैंक को उसको अच्छा क्रेडिट देना चाहिए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तभी वो कर सकती है कि सारी जो उसको इक्विपमेंट्स चाहिए वो अरेंज कर पाए, है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा, आप हम एक बार रिकॉल करते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, एक तो फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़, ऑल राइट। सेकेंड इज टू improve the transport facilities, all right, to build rural roads, all these things, okay. Then the next is to provide reasonable credit, okay, to provide reasonable loan, okay, for the small farmers, for the पेटी फार्मर्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने सुना भी होगा बेटा कि कैसे कई सारी योजनाएं होती हैं जिसमें गरीबों के लिए या किसानों के लिए काफ़ी रीजनेबल योजनाएं बनाई जाती हैं, ओके। तो अब अगर उसके पास पानी भी होगा, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी होगा, तो ज़रूर उसकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और ज़्यादा हम क्रेडिट, लोन, इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके, मनी एंड क्रेडिट में। एक और वे बताई है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, ठीक है। लोकेट, आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, ठीक है। पता लगाना और प्रमोशन भी करना किसका, लोकल इंडस्ट्रीज़ का, जो सेमी रूरल एरियाज़ में, मतलब सेमी रूरल क्या होता है कि वो प्रॉपर टाउन भी नहीं होता, प्रॉपर रूरल एरिया भी नहीं, गांव भी नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको प्रमोट किया जाए, और नहीं है तो उनको बनाया जाए, सेटअप किया जाए, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने ही एरिया में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए बेटा, सपोज बहुत सारे फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि हम अरहर की दाल और चिकपी जो कि छोले होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करेंगे। तो दाल मिल अगर लगा दी जाए, दाल मिल, क्योंकि इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल उगाने से दाल बन जाती है, नहीं, उसका प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो अगर दाल मिल सेटअप कर दी जाती है, ठीक है, तो उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा फार्मर्स को। उसके अलावा अगर कोल्ड स्टोरेज ओपन कर दिया जाए तो भी फार्मर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, पोटैटोज, अनियंस, उनको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और जब उन्हें अच्छा दाम मिले तब वो सेल करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑलराइट, और एक अच्छे नियत के साथ करनी चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग, बट इट स्टिल नीड्स टू बी रेज टू अ हायर लेवल, ऑलराइट। अब देखिए, विलेजेस जो फॉरेस्ट के आसपास होते हैं वहाँ पे हनी सेंटर खोल सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर, और जहाँ पे फार्मर्स आ सकते हैं, वाइल्ड हनी बेच सकते हैं। तो लोकल, आप देख रहे हो, लोकल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है, तभी वो अच्छे अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ ऐसी सेटअप करें जो वेजिटेबल्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस कर पाएँ, प्रोसेस करके मार्केट में सेल करेंगे, तो उससे क्या होगा, अगेन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ जो सेमी रूरल एरियाज़ में है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए उन्हें लार्ज अर्बन सेंटर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, ओके। और देखिए, do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group 5 to 29 years? 60% से के करीब की पॉपुलेशन, आप देखिए, यंग पॉपुलेशन है जो अच्छा खासा काम कर सकती है अगर हम 29 ईयर्स तक बात करें। पर ये कह रहे हैं इसमें से 51% है जो कि किसी ना किसी टाइप की एजुकेशन मिल रही है, तो रेस्ट 50%, आप देखो 49%, वो उन्हें कोई एक्सेस ही नहीं है एजुकेशन को। दे मे बी एट होम, और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर, ऑल राइट। तो आप देखो, इतना पोटेंशियल है हमारी कंट्री में, अगर सब काम करने लग जाएं पूरी नीयत के साथ, पूरे मन के साथ, वो कब होगा, जब उन्हें माहौल अच्छा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी और कुछ एंकरेजिंग फैक्टर होगा, है ना। तो
अगर हमारा देश बहुत अच्छे से काम करे, गवर्नमेंट साथ दे, तो आप सोचिए कितना आउटपुट मिल सकता है, कितना भला हो सकता है हर सेक्शन ऑफ लोगों का। पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? द एंटायर सिस्टम इज नॉट वर्किंग टुगेदर। ओके, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, मिलकर काम नहीं कर रहे, दैट इज़ वाई। तो ये कह रहे हैं, आप देखो 5 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में से सिर्फ 51% लोगों को एक्सेस है। एक्सेस मीन्स उन्हें मिल पा रही है एजुकेशन, ठीक है, बाकियों को मिल ही नहीं पाती है। और वो क्या करते हैं? वो छोटे मोटे काम करते हैं, और वो चाइल्ड लेबर आप देखते होंगे ज़रूर, ठीक है। अगर ये चिल्ड्रन स्कूल्स अटेंड करें तो उसके लिए क्या चाहिए? वी रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर स्टाफ। तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। और एक पहले जो प्लानिंग कमीशन ने, जिसको नीति आयोग भी बोला जाता है, एस्टिमेट किया है कि 20 लाख जॉब्स तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में बन सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब ये सब हो सकता है तो ज़रूर ऑनेस्टली और एक अच्छी नीयत के साथ इस पर काम करना इज़ रिक्वायर्ड। और अगर हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव करनी है, देन अगेन वी नीड डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स इन रूरल एरियाज। ओके, सो ऐसे ही जॉब्स क्रिएट होते हैं। तभी ये हेडिंग है ना, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, टू क्रिएट एनवायरमेंट एंड वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द एम। ओके, नाउ हर स्टेट और रीजन में बेटा पोटेंशियल होता है कि इनकम बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। टूरिज्म हो सकता है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो सकती है, आईटी सेंटर्स लग सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं होता। ओके, एंड नॉट जस्ट प्लानिंग, वी ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे होता है? कि वो बिना बात के टैक्सेस ना लगाए, बिना बात के रूल रेगुलेशन ना लगाए, और अगर लगाए तो उसमें हेल्प भी करे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी करी है और उन्होंने बताया है कि टूरिज़्म को अगर इम्प्रूव किया जाता है, टूरिज़्म सेक्टर को, तो हमें बहुत एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और 35 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। सो ये क्या थी? ये टिप्स थी, ये नहीं कि ये सब हो रहा है, ये टिप्स हैं। ओके, व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता, पता है, बट द प्लानिंग समवेयर इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वाइड गैप हो रहा है हमारी कंट्री में। सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत टाइम लग जाता है कई बार। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, हमें कुछ क्विक मेजर्स चाहिए जो जल्दी ही लोगों को सोल्यूशन मिल पाए, ठीक है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री में, उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है राइट टू वर्क। और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है? इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और इसका नाम आपने ज़रूर सुना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा भी जिसको बोला जाता है बेटा। ओके, तो इसके अंडर में क्या है? जो काम कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, दे आर गिवन guaranteed 100 days of employment in a year by the government। अब guaranteed 100 days क्या है? कि वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको काम भी मिलेगा और एक तरह से उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आप सोचेंगे कि 100 दिन में काम करके क्या होगा? उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑल राइट। और अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान है तो उसके लिए और ज़्यादा डोर्स ओपन हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती हैं, इफ़ ही नोज़ द वर्क, ऑल राइट। तो फिर उनको काम मिलता है। और अगर गवर्नमेंट नहीं करवा पाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवा पाती है, तो वो क्या देगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ मनी विल बी गिवन टू दोज पीपल जिनको वो जॉब नहीं दे पाई, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो मैं ये क्या शो कर रहे हैं कि हाँ, सभी को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। ओके, पर इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन में अभी थोड़ी खामियां हैं बेटा। और बीच में जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो चीज़ों को ढंग से कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। इट्स नॉट 100% ऑल द टाइम, देर आर गुड एंड बैड पीपल इन ऑल द फील्ड्स। नाउ ऐसा काम हेल्प करता है बेटा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, ऑल राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, यह है डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।
अब देखिए सेक्टर्स हमें पता है कौन कौन से हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। अब इसी में क्लासिफिकेशन होता है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है और अनऑर्गेनाइज कौन सा है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, प्लानिंग के साथ हो, है ना, पहले से पता हो कोई काम, तो वो ऑर्गेनाइज काम होगा, है ना। सपोज घर पे कोई पार्टी रखनी है, ऑलराइट, तो अगर हम पहले से बना के चलें कितने गेस्ट आने हैं, क्या खाना बनना है, ऑलराइट, व्हाट टाइम द पार्टी विल स्टार्ट, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, काम क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। और अगर सडन ये चीज़ हो, ठीक है, बस पार्टी तो रखनी है और उस दिन रखनी है और कुछ नहीं पता, अचानक से कॉल कर रहे हैं आप किसी को, तो वो चीज़ें क्या होगी, उसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। तो सिमिलरली काम भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आप देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट एरिया में या नहीं, ठीक है। एग्जांपल देखो, कांता है, ये ऑफिस में काम करती है, ये ऑफिस अटेंड करती है स्ट्रिक्टली फ्रॉम 9:30 to 5:30, ठीक है। उसे सैलरी मिल जाती है एंड ऑफ एवरी मंथ, और सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं उसके हिसाब से मेडिकल अलाउंस मिलते हैं। संडे को वो ऑफिस नहीं जाती, वो एक पेड हॉलीडे है, ठीक है। और जब उसने काम ज्वाइन करा था, उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क थे। तो आप इसको क्या कहोगे, ये ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज, है ना। सर्टेनली इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब ये है कमल। कमल कांता का नेबर ज़रूर है, पर ये एक डेली वेज लेबरर है पास की ग्रोसरी शॉप में। वो शॉप जाता है सुबह 7:30 बजे, शाम के रात के 8 बजे तक काम करता है, कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिलते हैं, और जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन पैसे भी नहीं मिलेंगे, ना कोई लीव है, ना कोई पेड हॉलीडे है, ना कोई उसको किसी ने फॉर्मल लेटर दिया था कि आज से उसे शॉप पे रखा जा रहा है, नो, उसे किसी भी टाइम जॉब से हटने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्लियरली देखा कि इनके वर्किंग कंडीशंस में कितना डिफरेंस है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज या वो प्लेसेस ऑफ वर्क जहां टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, लोगों के पास अश्योर्ड काम होता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज। ये सारे पॉइंट्स आप आराम से आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनाइज किस लिए बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। एंड देर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड, वो किसी और के यहाँ काम नहीं करते, बट वो खुद से रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट में, ओके, और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, दैट वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्योर्ड जॉब हो तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ओके, फॉर अ पर्सन एंड द फैमिली ऑल्सो, ठीक है। उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स तक काम करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें पे भी फिर ज़्यादा मिलेगी, ओके। तो बहुत काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। और अगर कोई भी चीज़ प्लानिंग से हो रही है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही है, तो सर्टेनली आई वुड से इट इज़ बेटर। नाउ इफ़ यू हैव टू सी स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, देखिए, दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। उन्हें मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है, और बेसिक फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब भी उनको इंश्योर कराना फैक्ट्री मालिक या जो भी बॉस होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। एंड कई बार दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। तो आप देखते हो कितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर चीज़ प्लान्ड है और सर्टेनली इट इज़ बेनिफिशियल ऑल्सो। अब अगर हम कंट्रास्ट में देखें कमल, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, वहाँ पे क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ ग्रोसरी शॉप ही नहीं बेटा, जहाँ भी स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स नहीं बनाए हैं, और अगर बनाए भी हैं कहीं जगह तो वो फॉलो नहीं किया जाता। जॉब्स तो हैं पर लो पेड हैं और रेगुलर भी नहीं है, आज काम है कल नहीं है, कभी टाइम पे आ रहे हैं कभी लेट आ रहे हैं, कोई ओवर टाइम का प्रोविज़न नहीं है,
पेड लीव का नहीं है, कोई सिकनेस लीव नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। देखिए, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, ठीक है, कि हमेशा लो पेड ही हो, अनऑर्गेनाइज, ऐसा भी नहीं है। लोगों को किसी भी टाइम जॉब से जाने के लिए भी बोला जा सकता है, कम काम है। अब देखिए आप, दिस पेंडेमिक, द COVID-19 इज टेकिंग अ टोल ऑन एवरीवन्स लाइफ, एंड स्पेसिफिकली कहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है आप देख सकते हैं, माइग्रेंट लेबर्स की सिचुएशन आज के टाइम। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है बेटा, और इसलिए जब कम काम है या कोई सीजनल या ऐसे पेंडेमिक्स हैं, तो पीपल ऑन अ लार्ज स्केल लूज देयर जॉब्स। जबकि जो सिक्योर्ड सेक्टर में अगर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनका सिक्योर्ड जॉब है, दे कैन नॉट बी आस्क्ड टू लीव जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे फ़र्क है। और ये जो लाइन है कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉय, विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर मीन्स कि उसके ऊपर डिपेंड करता है सोल, उसकी मर्जी पे भी, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप से सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, स्ट्रीट सेलर्स हो गए, रिपेयर वर्कर्स, ये सब, ये किसी और के यहाँ काम नहीं कर रहे, अपनी वर्कशॉप खोल के काम कर रहे हैं। कुछ हैं जो लेबर्स को हायर भी करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको डिफरेंस समझ आया है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इनको सिक्योर किया जा सकता है। तब तक आप प्लीज़ ये पेजेस सिंसियरली पढ़िए, और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ लेट मी नो। ऑलराइट, टिल देन स्टडी सेफ, स्टे सेफ एंड स्टडी सिंसियरली। टेक केयर बेटा।